Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। ये है इन्वेस्टिंग का वीडियो। इन्वेस्टिंग मतलब पता है क्या? लॉन्ग टर्म वेल्थ, बड़ा पैसा कमाना। ट्रेडिंग मतलब पैसा कमाना, इन्वेस्टिंग मतलब वेल्थ क्रिएट करना, है ना। तो आप देखो फेस टू फेस के अंदर में मैं हर तरह के फ्लेवर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट कुछ दिनों के फेस टू फेस अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं मल्टीपल फंड मैनेजर्स को लेके आ रहा हूँ, मल्टीपल पीएमएस मैनेजर्स को लेके आ रहा हूँ, मैं यंग टैलेंट्स को लेके आ रहा हूँ जो इन्वेस्टिंग का हमको बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं। आज भी इस फेस टू फेस में वैसे यंग बाय हार्ट, लेकिन एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 25 ईयर्स इन मार्केट। मैं आज आपको ना बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट दे रहा हूँ जिसमें एक पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ मैं आपको कि क्यों इंडिया में हमको तेज़ी ही खेलनी है या बुल रहना है, या और बहुत ज़्यादा डेटा बैक डिस्कशन होने वाला। तो ऐसा नहीं कि बस नैरेटिव में कुछ भी हम बोल के चले जाएंगे, आपको रियल में रीज़न पता लगेगा कि क्यों इंडिया में आने वाले 5 साल में अगर हम तेज़ी नहीं खेले ना तो हम बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। साथ साथ में हमारे साथ जो गेस्ट है आज, ये फॉरेनर जो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, इनकी सोच को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इनके जो फंड है उसके अंदर में बहुत फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं और वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो बड़ा मज़ेदार कॉम्बिनेशन होने वाला है इंडिया के बारे में, और क्यों बाहर वाले इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और शायद इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो ज़बरदस्त कॉन्वर्जेशन होने वाला है। तो लास्ट तक ये वीडियो देखना है और देखिए लंबा चलेगा। ये वीडियो वैसे इंट्रोडक्शन वीडियो है, हम इनके बारे में जानेंगे और कल फ्राइडे को 5 बजे मैं रिलीज़ करने वाला हूँ मेन वीडियो, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं और इनवाइट करते हैं हमारे गेस्ट आज के लिए, आशीष जी को। हेलो आशीष। थैंक यू, हाय, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर, थैंक यू आने के लिए कलकत्ता। थैंक यू। नो, आई लव कलकत्ता, इन फैक्ट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। आई कम ऑलमोस्ट एवरी मंथ। मुझे एक्चुअली पता लगा आपसे अभी कि आपकी 11 मेंबर्स की टीम है कलकत्ते में। हाँ बिल्कुल। मतलब कलकत्ता में इतनी बड़ी टीम रखता कौन है? जनरली कलकत्ता इज़ अ वेरी लो, नॉट सो रिगार्डेड चीज, चलो ये कलकत्ता में रख दो, बट यहाँ पैसे बहुत है। पैसे बहुत है, नहीं मार्केट का, इन्वेस्टिंग का, इन्वेस्टमेंट एक्यूमेन का गढ़ है यहाँ पे। तो कलकत्ता में तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ओवरऑल इक्विटी इंडस्ट्री आप जानते हैं, काफ़ी काम होता है कलकत्ता में। वैसे बड़े बड़े छुपे रुस्तम है यहाँ पर, जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा, बट जिनके पास इक्विटी का खुद का होल्डिंग हजार करोड़ का है, बट लो प्रोफाइल रहते हैं कलकत्ता वाले ज़्यादा। मैं निकल के आ गया थोड़ा सा वीडियो में, अदरवाइज कलकत्ता वाले थोड़े लो प्रोफाइल रहना प्रेफर करते हैं। तो इक्विटी की खास बात है ना, लोगों की ज़मीन और बिल्डिंग और गाड़ियाँ दिखती है, डिमैट बैलेंस दिखता नहीं है। छुपे रुस्तम ही होते हैं सर। एब्सोल्युटली। अच्छा आशीष सर, मैं आपको जानता हूँ आपके पुराने जॉब प्रोफाइल से, फिर उसके बाद ऑब्वियसली अब आप बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखे हैं, एक म्यूचुअल फंड पीएमएस वाइट ओक बोल के है, उनको आप लीड कर रहे हैं एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी। सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आप आए और आपका एक प्रेजेंटेशन मैंने देखा था सी इंस्टीट्यूट का कॉन्फ्रेंस में, और मुझे बहुत अच्छा लगा था प्रेजेंटेशन। तो आई थॉट कि एक बार आपको ये प्रेजेंटेशन मेरे जो लर्नर्स हैं उनके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो आई होप यू आर एब्सोल्युटली गेट अप एंड लर्न। No, my pleasure. I look forward to it. Amazing. So before that, we want to know about you. कैसे रहा आपका जर्नी? I heard 25 years or more in the market. So how did you start? कैसे चालू हुआ? So विवेक जी, एक्चुअली क्या है कि जब भी किसी को जर्नी पूछते हैं ना आप, तो बहुत ही परफेक्ट बैक स्टोरी आती है ना कि भाई देखो मुझे ऐसा करना था तो फिर मैंने ये किया, फिर मैं वहाँ से यहाँ गया। तो एक्चुअली मैंने देखा है कि ये सब बैक स्टोरी पोस्ट फैक्टो फिट किया जाता है। सही एकदम। But honestly, I would say that my backstory is full of coincidences because I am actually a chemical engineer. जैसा वो 3 Idiots मूवी में आमिर खान ने बताया था, वैसे यूजलेस इंजीनियर, जैसे उन्होंने बताया था ना कि लोग इंजीनियर बनते क्यों हैं, फिर MBA कर लेते हैं, फिर फाइनेंस पढ़ते हैं। सो मेरा लर्निंग ये है कि हमारे यहाँ पे यंग लड़के लड़कियाँ जो होते हैं, स्पेशली लड़के जो होते हैं, पहले इंजीनियर बनते हैं, फिर डिसाइड करते हैं अभी करना क्या है। सो आई बिकेम एन इंजीनियर एंड द फनीएस्ट थिंग विच ओनली माई सिस्टर, मेरी सिस्टर उसकी गवाह है एक्चुअली। मैं 3 साल का था तब से मैं बोलता था मैं इंजीनियर बनूंगा। 3 साल की उम्र से? हाँ, क्योंकि मुझे लगता था कि इंजीनियर वो होता है जो ट्रेन का इंजन चला। तो ऐसे बोलते मैं इंजीनियर ही बन गया। अच्छा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंजीनियर लोगों को तनख्वाह नहीं देता है, मतलब अर्ली 90s में तो नहीं देते थे। सो देन माई सिस्टर, एल्डर सिस्टर, शी एनकरेज मी कि भाई आप और पढ़ाई कर लो। और जब मैं कॉलेज में था तो इंजीनियरिंग हॉस्टल था,
लेकिन वहाँ पे किसी कारण से बॉम्बे के लोग थे, गुजरातीज थे थोड़े बहुत, तो सब लोग इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते थे। मतलब हम लोग 15 साल के थे तभी भी लोग इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते थे। और जब हम 15-16 साल के थे तभी ये जो अभी तो लोग स्कैम 92 में देख रहे हैं, लेकिन हम तो वो मतलब तब आप सोचिए कि वो इकोनॉमिक टाइम्स से लेकर के वो टाइम्स ऑफ इंडिया और मिड डे तक वो पहुंच गया था। मतलब इट वाज फ्रंट एंड सेंटर। तो उसके बाद वो कितना बड़ा स्कैम था या जो भी था वो तो हम बाद में सीखे उसके बारे में। बट आई कैन टेल यू कि जब व्हेन आई वाज यंग स्टॉक मार्केट वाज इन दी फ्रंट पेज। तो इंजीनियरिंग पढ़ते हुए भी इंटरेस्ट बन गया उसके बाद। सो आफ्टर दैट एज एन इंजीनियर आई वर्कड इन अ फैक्ट्री। Frankly, I didn't enjoy it too much. I was not a good engineer at all. I just passed and did whatever work I had to do. But then when I went to B school, I studied in NMIMS in finance. So there it turned out that without attending lectures, without going to class, I still turned out to be a good student. अच्छा, तो आप सही में आमिर खान निकले? हाँ, मतलब मुझे एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मेरे को ये करना है एक्चुअली, बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड. आई वॉज डेफिनेटली गॉट हुक्ड ऑन एक्चुअली, डेफिनेटली गॉट हुक्ड ऑन. एंड देन यू नो माई फर्स्ट जॉब वॉज इन, अभी ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड बोलते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, तब उसका नाम प्रूडेंशियल ICICI होता था. तो आई जॉइंड देम एज अ समर ट्रेनी and then I got a pre-placement offer and I never looked back. So that is then you know my entire since 1999 I was a trainee. तब से लेकर के अभी तक I've consistently just worked in the mutual fund industry. Wow. Mainly in 3 companies. Totally say 12 years in ICICI mutual fund. Then 8 years as managing director of Motilal Oswal AMC. And last 3 years as a CEO for White Oak Capital. Wow. तो मतलब कैसे लाइफ प्रोग्रेस करती है बस. हाँ, we think so much about it कि ऐसे करना वैसे करना वैसे करना, but ultimately it's the randomness, right? It is absolutely. See, because I'll tell you the why I mentioned about randomness. जैसे मेरे क्लास में जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो जितने लोगों ने विवेक जी केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी ना, सब US में है. तो हमारे ऐसे हालात नहीं थे कि हम US चले जाए तभी, तो हम यहाँ पे रह गए, राइट. तो वो एक आप देखिए, जैसे इवन आई शुड हैव गॉन टू पर्ड्यू और लॉवेल और डन PhD, तो वो जो मेरे क्लासमेट्स सब वहीं चले गए. बट आई स्टेड बैक, आई वर्कड हियर इन अ फैक्ट्री. फिर किसी ने इंस्पायर किया तो बी स्कूल में अप्लाई किया. अब क्या है कि बी स्कूल में भी रैंडमनेस क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बी स्कूल में भी मेरे जितने क्लासमेट थे जिनका केमिकल इंजीनियरिंग है, फाइनेंस बैकग्राउंड है, अच्छा खासा रैंक है, वॉज अ टॉपर इन द बी स्कूल, तो वो सबको एक फंड मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, CFO ऑफ अ लार्ज कंपनी, कंसल्टेंट, Big 5, Big 4, सब ने वही किया. I was the only one who went into sales. There was only one person who was chemical engineer and postgrad in finance who went into sales. Because that was one of the early times मेरे को realize हो गया कि भाई जितने smart लोग हैं ना, सब fund manager बनने वाले हैं. तो अपना उसमें नंबर नहीं लगेगा. Right, you know, जो meaning, you know, where everybody, see, because I understood very quickly that, you know, if the mutual fund industry or capital markets have to scale, whether you manage 1 lakh crore or 5 lakh crore, instead of 1 lakh, if you manage 5 lakh, you don't need like 10x or 5x the number of people. Right. But where I found the gap was that के technical understanding होना, लेकिन capital market के concepts, equity investing के concepts, और मैं late 90s की बात कर रहा हूँ, तब तो RBI बॉन्ड 11% देता था, तो कोई स्टॉक मार्केट में पैसा डालता नहीं था एक्चुअली. सो एट दैट टाइम, एटलीस्ट इन हाइंडसाइड नाउ आई नो, एट दैट टाइम द कंपटीशन वाज नॉट देयर फॉर पीपल ऑन द बिजनेस साइड. देखिए फंड मैनेजमेंट और रिसर्च में तो ऐसा है कि जितने स्मार्ट लोग हैं सब लोग फंड मैनेजर बनते हैं. बट हाउ मेनी पीपल आर देयर एट दैट टाइम ऑन द बिजनेस साइड हु वर टेक्निकली क्वालिफाइड? दैट वाज क्वाइट रेयर. वेरी फ्यू पीपल. वैसे मैंने भी CA के बाद में सेल्स ज्वाइन किया था. I think CAs can be fabulous sales people. अच्छा, ओके. ये तो बहुत ही यूनिक डायमेंशन आपने दे दिया. एक्चुअली मैंने क्यों ज्वाइन किया था, मुझे लगा था कि मैं तो लोगों से बात ही नहीं कर सकता हूँ. आई डोंट नो हाउ टू टॉक. तो अभी है ना, इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद आई कैन टेल यू वन थिंग. ऐसा एक मिस नोमर है. देखिए इंग्लिश में ना, इंग्लिश में एक फ्रेज है, इंग्लिश में सेल्स पीपल, जो एक कैरिकेचर होता है ना सेल्स पर्सन का. तो सेल्स पीपल के 2 कैरिकेचर हैं. एक तो वो मिस चमको थी जो वो मूवी में थी ना, चश्मे, क्या नाम है वो मूवी का नाम? चश्मे बदूर. व्हाट इज दैट मूवी वेयर देयर इज दीप्ति नवल एंड फारूक शेख एंड शी इज अ पर्सन हु सेल्स सोप नॉकिंग डोर टू डोर. या आई डोंट नो द नेम ऑफ द मूवी बट आई अंडरस्टूड द मूवी. या सो एक तो क्या है कि लोगों को ऐसा परसेप्शन है कि सेल्स का मतलब ये होता है कि आप दर दर पे दरवाजा खटखटा के साबुन बेचते हो. एक वो परसेप्शन है. दूसरा, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, अमेरिकन लिटरेचर पढ़ते हैं सेल्स और मैनेजमेंट के बारे में, तो एक फ्रेज ये है,
बैक स्लैपिंग फास्ट टॉकिंग यूज्ड कार सेल्समैन। ओके। इसका मतलब यह है कि ऐसा इंसान जो लाउड है, बहुत ओवर कम्युनिकेट करता है और किसी को भी कुछ भी बेच सकता है। तो ये सेल्स के थोड़े कैरिकेचर्स हैं। Why I meant it, why I said CAs are good sales people, because generally CAs are supposed to be people who are left brain, technical, attention to detail. But one more important thing about sales is that good sales people are not the people who talk a lot. Good sales people are the people who just listen. तो अभी क्या है कि बहुत सारा, जैसे पहले लोग बोलते थे introvert people cannot be sales people. Salesperson, yeah, correct. I identified myself as an introvert, right? But over the number of years, you behave as per situation. You are not introvert or extrovert, right? That's called ambivert. तो fact is that ऐसा actually कुछ नहीं है. There's no such thing that introverts cannot be salespeople, and there is no such thing that to be good at sales you have to talk a lot. Actually, if you put yourself in a customer's shoes, you don't want to deal with somebody who talks too much beyond the point. Correct. Right? You want people to listen to you also, and you want people to talk only as much as is required to the point. So yeah, I think that there are a lot of misnomers, and especially in our industry, if you are successful in sales, you have to be very technically qualified, because otherwise you will not be able to. आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे ना. Because mutual fund industry is not supposed to be sales. Of course. Yeah. It is only communication. It is only consultative in nature. Right. Beyond a point, any attempt to sell becomes mis-selling, because फिटमेंट क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट, करेक्ट. तो मैंने भी करियर अपना सेल्स में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में चालू किया था विद जे म्यूचुअल फंड इन बॉम्बे एज एन इंटर्न फर्स्ट देयर. अच्छा, जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, इनफैक्ट दोस्तों आज अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम लोग स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, सब चीज़ों की बात करेंगे. एक बार ये पूरा इंडस्ट्री को थोड़ा सा एक 10,000 फीट व्यू दीजिए ना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, कि क्या है ये इंडस्ट्री और कितनी बड़ी हो जाएगी आपके हिसाब से. बिकॉज ये AMC स्टॉक्स काफ़ी चले हैं पिछले कुछ महीनों में, तो मेरा इंटरेस्ट आ गया है कि यार ये AMCs में दम है क्या अभी भी. सी एक्चुअली क्या है कि एक एट अ सिंपल लेवल म्यूचुअल फंड इज अ सर्विस प्रोवाइडर, करेक्ट. क्योंकि होता क्या है कि अगर आप पिछले 20-25 साल में देखें तो हमारी इकोनॉमी में से काफ़ी, आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से एक तरीके से लोगों को एनकरेज किया जा रहा है, और लोग एनकरेज हो भी रहे हैं कि वो कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करें. अब कैपिटल मार्केट या खास करके इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए या तो लोग DIY अपनी खुद की इन्वेस्टिंग करते हैं, कोई पोर्टफोलियो मैनेजर के पास जाता है, कोई बास्केट्स खरीदता है, सबके अपने अपने तरीके हैं. तो उसमें एक बहुत बड़ा सर्विस प्रोवाइडर म्यूचुअल फंड भी है जो इन्वेस्टर के बिहाफ पे पैसा मार्केट में लगाता है और उनको निवेश करने में मदद करता है. अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो अभी लगभग 48 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है. ये 48 लाख करोड़ का जो इंडस्ट्री है, इसमें से लगभग हाफ एंड हाफ, आप समझिए 23-24 लाख करोड़ रुपया इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में है और 23 से 24 लाख करोड़ रुपया फिक्स्ड इनकम या बॉन्ड या डेट के म्यूचुअल फंड्स में है. ओके. लेकिन ग्रोथ की अगर आप बात करें तो ग्रोथ इज स्टैगरिंग. यू विल बी सरप्राइज टू नो, आज जैसे हम लोग अक्टूबर 23 में बात कर रहे हैं, 2012 मतलब समझिए अगर आप 10-11 साल पहले की बात करें, मुझे खास याद है एंड ऑफ 2012 में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की टोटल इंडस्ट्री केवल 1.8 लाख करोड़ थी. जो आज मैंने बोला 23-24 लाख करोड़ है, दैट वाज ओनली 1.8 लाख करोड़. एंड जो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो 7 लाख करोड़ थी, जो आज 47 to 48 लाख करोड़ की है, राइट. सो इट इज़ अ ट्रिमेंडस. जैसे अगर आप देखिए कि हर महीने रिपोर्ट होता है कि कितने लोगों ने डीमैट अकाउंट खोला, NSE BSE कितने ब्रोकिंग अकाउंट्स खुले. तो जिस रफ्तार पे ब्रोकिंग का ग्रोथ है, एक्चुअली उसी कंपेरेबल रेट पे उतने ही लोग, जितने लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जुड़ रहे हैं, उतने ही लोग म्यूचुअल फंड के द्वारा भी स्टॉक मार्केट में जुड़ रहे हैं. तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि लोग पहले म्यूचुअल फंड में आते हैं, टेस्ट करते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट स्टॉक की तरफ उनका झुकाव आता है? ये कोई स्टैटिस्टिक्स है जो प्रूव कर सकता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक्चुअली लीड कर रही है पूरा फाइनेंशियलाइजेशन प्रोसेस को? नहीं, अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली ऐसा नहीं है. क्योंकि अगर हम थोड़ा एक, जैसे आपने बोला, होलिस्टिक व्यू ले लें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में समझिए 23-24 लाख करोड़. अच्छा, इसमें से थोड़ा सा ग्रोथ जो है ना, वो जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को बोलती है कि आप म्यूचुअल फंड ETF में पैसा लगाइए, फिर गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट है CPSE भारत 22, तो आप करीब करीब 4-5 लाख करोड़ वो हटा देंगे ना, तो भी प्योरली जैसे एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे ये SIP वगैरह लोगों का लग रहा है, वो फिर भी 18-19 लाख करोड़ है. ओके. तो आप इस तरफ से देखिए कि भाई
पूरी की पूरी जो हमारी मार्केट है इक्विटी की, मेरे ख्याल में 300 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 300 लाख करोड़ में से मैंने आपको बोल दिया कि 18 लाख करोड़ तो म्यूचुअल फंड वालों का है, लेकिन अगर मैं मोटा मोटी देखूं तो 300 लाख करोड़ में 50% प्रमोटर्स का है। उसमें गवर्नमेंट भी एक तरीके का प्रमोटर है, बट 50% प्रमोटर है, 20% आप समझिए FIIs है, तो वो हो गया 70% आउट। 15% लगभग म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, जो DI हम बोलते हैं, वो लोगों के डीमैट अकाउंट में, जिसको हम नॉन प्रमोटर नॉन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बोलते हैं, वो आज भी 12-15% तो है। राइट, इसका क्या मतलब है कि करीब करीब 40 लाख करोड़ लोगों के डीमैट में डायरेक्टली है। इसमें से चलिए किसी का ESOP होएगा, किसी का कुछ होएगा, किसी का पहले से इनहेरिट हुआ होगा स्टॉक, जो भी होगा, बट हकीकत ये है कि डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग आज भी बड़ा पार्ट है मार्केट का, और म्यूचुअल फंड्स की रफ्तार है, मतलब म्यूचुअल फंड्स आर ग्रोइंग। दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये, मतलब फॉर मी इट वुड बी विशफुल थिंकिंग कि भाई लोग पहले एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा मार्केट में आए, फिर कुछ सीखें, और फिर अगर उनको लगता है कि भाई हमारे पास समय है, नॉलेज है, तो हम खुद डायरेक्ट इक्विटी करें। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इन रियलिटी क्या है कि जिसको जो एक्सपोजर मिला, जिसको जो टच पॉइंट मिला, वहाँ से वो एंटर सही बात कर लेते। और अभी सबसे बड़ा टच पॉइंट है डेरिवेटिव्स ऑप्शंस ट्रेडिंग। एब्सोल्युटली, तो टच लोग कर ले रहे हैं। और दूसरा क्या, एक ऑनेस्ट चीज़ ये भी है कि जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें, जैसे मैं आपके काफ़ी वीडियोस देखता हूँ, आपने पहले जैसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की बात की है, तो उससे एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोग क्यों FNO से या ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्या है कि छोटे पैसे से आप एंटर करते हैं, राइट, स्मॉल कॉर्पस से आप एंटर करते हैं मार्केट में, और फिर अगर आपको कोई बोलता है कि भाई 30 साल में कंपाउंडिंग करोगे तो आपका इतना करोड़ बन जाएगा, तो nobody wants to be rich over 30 years. Correct. Everybody wants to be rich in 30 months. Tomorrow morning. Right? Tomorrow morning. I was just trying to be reasonable. So it is true that see, छोटे कॉर्पस से देखिए, अगर आपका एक टेक्निक बन जाता है, अगर एक प्रोसेस या सिस्टम बन जाता है, तो ये भी सही है कि भाई छोटे कॉर्पस से इनिशियल कैपिटल जमा करने के लिए ट्रेड करना शायद कुछ लोगों के लिए लाजमी है। सक्सेसफुल कितने होते हैं उसके ऊपर तो बहुत डिबेट है, उसमें मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज प्रोपेंसिटी to first get into trading, and there are, like Mr. Junjunwala, Mr. Vijay Kedia, I heard on your YouTube channel on face to face, of course, he also said that कि भाई पहले थोड़ा बहुत कैपिटल बना था ट्रेडिंग से, right? So I can understand why people try that, but at the same time क्या है, सबके it's not everybody's cup of tea, so I think it is better that people first enter mutual funds, understand how the things work, and then chart their own path. Okay. मतलब हम लोग ये करते रहेंगे डिस्कशन, एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में जाएंगे, बट बिकॉज इस पे बात चली है, तो एक लास्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे कि जो सेबी का रिपोर्ट आया था, 89% पीपल लूज मनी एंड मोस्ट ऑफ देम आर लूजिंग बिकॉज ऑफ ऑप्शंस। अगर म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट करता है तो कितना परसेंटेज चांस है कि वो बंदा लूज करेगा? नहीं, आपने ऐसा चीज उठा लिया जिसके लिए आई एम वेरी पैशनेट एंड वेरी टची अबाउट इट। द रियलिटी इज दैट, आप देखिए, लेट पुट इट डिफरेंट वे, हिंदी मूवी में आप कभी कभी देखते हैं एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाता है जब द प्रोटैगनिस्ट इज इन डीप ट्रबल, और एक बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, वो आके बोलते हैं कि बेटा वक्त हर जख्म को भर देता है। You heard this dialogue? Yes, yes, yes. वो लाइफ में कितना चलता है, मूवी में क्यों बोलते हैं मेरे को नहीं पता है, मार्केट में बराबर चलता है। बराबर है। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो थोड़ा मतलब समझो कि गलत समय पे एंटर कर दिया, आप फरवरी 2020 में आ गए, 30-40% डाउन हो गया, बट प्रूफ है कि भाई 3-4 साल अगर रुकोगे तो उस पर भी आपका कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का हमारा ऐसा है कि भाई अगर रुक गए ना तो यू कांट लूज मनी। आई डोंट नो वेरी मेनी पीपल हु हैव लॉस्ट मनी इफ दे हैव स्टेड फॉर 5-10 years और इवन से 3 years. Yes, if people come today and enter and exit next month, तो फिर तो वो तो इक्विटी है, that's the nature of the beast. But I would put it this way, that by and large, I don't think people would lose money in equity mutual funds if they stay put, because it's highly, they are diversified portfolios and they are reflective of the broad market. They are not reflective of one instrument or one security. That's true. Actually, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे मैं खुद भी इतना डीप जाना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ, बट अभी इस बार का हमने स्कोप रखा है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट करें। वो हो सकता है डायरेक्ट इक्विटी, हो सकता है इनडायरेक्ट इक्विटी, तो उसी पे रिस्ट्रिक्ट रखते हैं, और कभी मौका मिलेगा तो फिर इनके साथ म्यूचुअल फंड में भी चर्चा करूँगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं आशीष सर, थैंक यू एंड लव टू नो यू मोर।
एंड अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर में आपके साथ में डीप डाइव करेंगे ऑन दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू, आई लुक फॉरवर्ड। अभी तो हमारा टाइम आने वाला है, लेकिन उसके पहले भी there is reason to be excited about this economic performance, really, if you ask me, because not only we have these prospects which we discussed, not only we have this trajectory, but what is most interesting, we have a track record of demonstrating that our economic growth, actually we have institutional framework and governance structure and rule of law, which ensures that our economic results do translate into एक्चुअल शेयर होल्डर रिजल्ट्स। तो जो FIs है वो इंडिया एज अ एसेट क्लास जब देखते हैं या कोई भी और कंट्री को देखते हैं तो वो लोग ये सारे एस्पेक्ट्स को भी देखते हैं। डेफिनेटली, सी बिकॉज क्या है, नाउ पीपल आर रियलाइजिंग, क्या होता है हर चीज़ में हम कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि हम इस मार्केट में हैं, लेकिन दुनिया देखेंगे तो पिछले 15-20 साल में तो चाइना को लेकर ही एक्साइटमेंट था और उनका इतना स्टैगरिंग ग्रोथ है भी, राइट, 18-19 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो हमारे से तो 5 गुना है ही उनका। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, ये डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये सब चीज़ें जो हम बोलते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो शेयर होल्डर के ग्रोथ में ट्रांसलेट नहीं हो पाया। सो इंक्रीजिंगली व्हाट फॉरेनर्स वुड लुक एट इज नॉट जस्ट इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। Now people have realized that you need something beyond that. You need economic performance, but you also need the framework where the economic performance will actually land in shareholders' pocket. That is the key thing. सही है। तो अगर कुछ भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होता है फॉर वट एवर रीजन, देन ऑब्वियसली वो जो प्रीमियमनेस इंडिया का था इन दिस एस्पेक्ट वो हो सकता है थोड़ा डाइल्यूट हो जाए, बिकॉज दे वुड नॉट लाइक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर विच इज नॉट वेरी growth oriented or stability oriented. See, stability is needed. The difference here is that India has never shown a tendency to go away from democracy. We can always debate the quality of democracy. We can debate. देखिए क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे भी बहुत वाद विवाद होता है कि भाई ये डेमोक्रेसी है कि नहीं है, बट डेमोक्रेसी इज नॉट ब्लैक और वाइट, इट्स शेड्स ऑफ ग्रे। तो क्या है कि compared to many emerging markets, we are a superior democracy. That is enough. I'm not saying that we should not do better. Maybe people would have a view. Maybe there are areas of improvement. But in the current framework, we are standing out. Right. So basically, मैं इसलिए बोल रहा था कि लिमिट कहाँ है, कहाँ तक सोचते हैं लोग। डेमोक्रेसी तक जाके क्लोज कर लेते हैं कि भाई डेमोक्रेसी अच्छा है, रूल ऑफ लॉ इंडिया प्रॉपर है, चलो ठीक है इन्वेस्ट कर देते हैं। ये यहाँ तक भी जाते हैं कि भाई मोदी है या एक्स है या वाई है, वहाँ तक जाते हैं क्या लोग इतना? तो विवेक जी, वो तो देखिए क्या है कि वो तो देखिए अमेरिका में भी 8 साल डेमोक्रेट, 8 साल रिपब्लिक, या कभी 4 साल रिपब्लिकन, 4 साल डेमोक्रेट। देखिए क्या है, वर्ल्ड ओवर लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंट्रिस्ट, राइट ऑफ सेंटर, लेफ्ट ऑफ सेंटर, ये सब तो है ही है, राइट।